अपनी आंखों पर यकीन करना मुश्किल था। 10 साल से भी ज्यादा समय से गायब उसका पति अचानक एक जवान लड़के के रूप में सामने आ गया, मानो कोई चमत्कार हो गया हो। लेकिन तभी उनकी बेटी अचानक सामने आ गई। उस आदमी को देखकर उसके मन में खुशी तो बहुत थी, लेकिन खुद को उसका पिता बताने की हिम्मत नहीं हुई, क्योंकि जब वह गायब हुआ था तब उसकी बेटी पैदा ही हुई थी। क्या तुम इसे जानते हो? तुम तो बस एक बच्ची हो। और ठीक उसी वक्त उसकी पत्नी का मौजूदा पति भी वहां पहुंच गया। कुछ पल के लिए अजीब सा डर और बेचैनी छा गई, लेकिन जल्द ही शायद कुछ समझकर उसका मौजूदा पति बेटी को लेकर वहां से चला गया, ताकि वे दोनों अकेले बात कर सकें। लेकिन अपने पहले पति को जवान देखकर भी औरत को कोई हैरानी नहीं हुई, उल्टे उसके चेहरे पर गहरी चिंता साफ दिख रही थी। आखिर ऐसा क्या हुआ था जिसने उसकी जिंदगी को पूरी दुनिया से एकदम उल्टा कर दिया? इस सब की शुरुआत एक घड़ी बनाने वाले की उस उल्टी चलने वाली घड़ी से हुई थी। कहानी हमें सालों पीछे ले जाती है, जिस दिन युद्ध खत्म हुआ था। ट्रेन स्टेशन पर भारी भीड़ थी, हर कोई जंग खत्म होने का जश्न मना रहा था। और उसी वक्त एक बड़े पर्दे के पीछे घड़ी बनाने वाले ने अपनी एक ऐसी रचना पेश की जिसने सबको हैरान कर दिया। जैसे ही पर्दा गिरा, वहां मौजूद हर कोई सन्न रह गया। उस बड़ी सी पब्लिक घड़ी की सुइयां उल्टी दिशा में घूम रही थी। हैरान लोगों को देखकर जंग में अपने 5 बेटों को खो चुके उस घड़ीसाज ने कहा, काश समय वापस लौट पाता। समय को पलटने की इस पागलपन भरी इच्छा ने उसके बेटों को तो वापस नहीं लाया, लेकिन एक नई जिंदगी के लिए श्राप जरूर बन गई। ठीक उसी वक्त न्यूयॉर्क के एक अमीर बिजनेसमैन थॉमस की पत्नी बच्चे को जन्म देते समय चल बसी, और जब उसने अपने बेटे को देखा तो उसके होश उड़ गए। कपड़े में कोई बच्चा नहीं, बल्कि अखरोट जैसी झुर्रियों वाली स्किन का एक बूदा था। डर ने उसकी सोचने समझने की ताकत छीन ली। जब किसी का ध्यान नहीं था, तब उसने अपने ही खून को गोद में उठाया और नदी की तरफ भागा, ताकि उसे सीधा पानी में डुबोकर मार सके। पर अचानक पुलिस की टॉर्च की रोशनी और आवाज से वो डरकर भाग गया। आखिरकार उसने किसी डरावनी और वराब चीज की तरह उस अजीब बच्चे को एक ओल्ड एज होम के दरवाजे पर छोड़ दिया। उसके पास कुछ पैसे रखे और अंधेरे में गायब हो गया। उसे लगा कि अब सब खत्म हो गया है, लेकिन उसे नहीं पता था कि ये तो उस बच्चे की श्रापित जिंदगी की बस एक दर्दनाक शुरुआत थी। इसके बाद उसे उम्मीद की पहली किरण मिली। बच्चे के रोने की आवाज सुनकर नर्स क्वीनी वहां आई। जैसे ही उसने कंबल हटाया, वो हैरान रह गई। ये औरत मां नहीं बन सकती थी और अंदर से काफी अकेली थी। उसने थोड़ा सोचा और एक ऐसा फैसला लिया जिसने सब कुछ बदल दिया। डॉक्टर ने जांच के बाद कहा कि ये लड़का कुछ ही दिन जी पाएगा, लेकिन क्वीनी ने पूरे विश्वास के साथ कहा कि ये बच्चा एक चमत्कार है और ये जरूर जिंदा रहेगा। इसलिए उसने उसका नाम बेंजामिन रखा, जिसका मतलब था कि उस पर ऊपर वाले की कृपा है। बुजुर्गों से भरे उस आश्रम में इस बूले से दिखने वाले बच्चे की उल्टी उम्र बढ़ने की शुरुआत हुई। कुछ साल बीत गए, डॉक्टर की बात गलत साबित हुई और बेंजामिन नहीं मरा। वो व्हील चेयर पर बैठा रहता था। बाहर से 80 साल के बुढ़े जैसा दिखता था, लेकिन अंदर से वो एक छोटे बच्चे जैसा ही था। हर रात सोने से पहले वो हमेशा यही पूछता था, क्वीनी क्वीनी। हर शनिवार को क्वीनी बेंजामिन को चर्च ले जाती। फादर उसके लिए जोर जोर से प्रार्थना करते ताकि शैतान उसके पैरों से निकल जाए। पर इस बार बेंजामिन चमत्कारिक रूप से कांपते हुए सच में अपने पैरों पर खड़ा हो गया। हालांकि पहला कदम बढ़ाते ही वो जमीन पर गिर पड़ा, लेकिन फिर भी वो संघर्ष करता रहा। खुद से उठा और जिंदगी का पहला फिर दूसरा कदम बढ़ाया। ये देखकर वहां मौजूद सब लोग खुशी से झूम उठे, लेकिन फादर इतने एक्साइटेड हो गए कि वही उनकी मौत हो गई। उस पल बेंजामिन को अपनी नासमझी में भी ये एहसास हो गया कि जिंदगी का पहला सच यही है कि कुछ मिलता है तो कुछ खोना भी पड़ता है। समय बीतता गया और थैंक्सगिविंग का दिन आ गया। बेंजामिन की मुलाकात एक छोटी बच्ची डेजी से हुई, जो मानो उसी के लिए बनी थी। उसकी आंखें गहरे समंदर की तरह नीली थी। उसे बेंजामिन से बिल्कुल डर नहीं लगा, बस एक उत्सुकता थी। देर रात वे दोनों छुपकर डाइनिंग टेबल के नीचे अपने राज शेयर कर रहे थे। ऐसा लग रहा था जैसे हम उम्र दोस्त हो। डेजी ने बड़ी उत्सुकता से उसके बूढ़े और झुर्रियों वाले चेहरे को छुआ। उस एक पल में उस कमजोर शरीर के अंदर की आत्मा मानो अचानक जाग उठी हो। लेकिन तभी ये सब डेजी की दादी ने देख लिया। तुम अभी यहाँ से जाओ और वापस अपने बिस्तर पर चले जाओ। अब दोपहर हो चुकी है, तुम्हें इसके साथ नहीं खेलना चाहिए। चलो तुम जल्दी से अपने बिस्तर पर जाओ। और छोटी बच्ची, तुम बहुत छोटी हो अपने कमरे में ऐसे घूमने के लिए। तुम्हें खुद पर शर्म आनी चाहिए। उस पल इस दुनिया ने एक बार फिर उसकी उस नई जगी हुई उम्मीद पर पानी फेर दिया। उस दिल टूटने वाली रात ओल्ड एज होम के अजीब से मिस्टर रिची अचानक बताने लगे कि कैसे उन पर कई बार बिजली गिरी थी। पहली बार जब वे छत ठीक कर रहे थे और दूसरी बार जब वे चिट्ठी लेने के लिए सड़क पार कर रहे थे। बेंजामिन को इन बातों का मतलब तो समझ नहीं आया, लेकिन उसने धीरे धीरे नोटिस किया कि उसके बाल काले हो रहे हैं और स्किन में कसाव आ रहा है। वो धीरे धीरे जवान हो रहा था और ये हैरान करने वाला बदलाव उसे एक और भी ज्यादा बेदर्द दुनिया की तरफ धकेल रहा था। वसंत के मौसम में बेंजामिन ने एक बड़ा फैसला किया, वो ये कि उसे इस ओल्ड एज होम से जाना होगा, क्योंकि उसका शरीर बहुत तेजी से जवान हो रहा था। बाहर की दुनिया देखने की उसकी तड़प एक आजाद युवा की तरह लगा था। ओल्ड एज होम के रेजी अंकल ने अचानक फिर से अपनी वो कहानी शुरू कर दी जब उन पर तीसरी बार बिजली गिरी थी। वो खेत में गाय चरा रहे थे। उनकी बात खत्म होते ही बेंजामिन की मुलाकात उस इंसान से हुई जिसने उसकी पूरी जिंदगी बदल दी। वो आदमी शराब के नशे में धुत एक टगबोट कैप्टन था जिसका नाम माइक था। इन दिनों वो काम के लिए लोग ढूंढ रहा था, लेकिन वो इतना बदनाम था कि ज्यादा पैसे देने पर भी कोई उसके लिए काम नहीं करना चाहता था, क्योंकि वो कभी पैसे नहीं देता था। लेकिन बेंजामिन पैसों के लिए उस बोट पर नहीं गया था। वो तो बस दुनिया देखना चाहता था और बाहर की चीजें समझना चाहता था। बोट पर उसने सबसे गंदे और थका देने वाले काम किए, फिर भी वो कभी बोर नहीं हुआ, बल्कि उसे मजा आने लगा। एक दिन कैप्टन से बात करते हुए बेंजामिन को पता चला कि इस बूढ़े आदमी ने अपनी जिंदगी में कभी किसी औरत को छुआ तक नहीं है। ये सुनकर उसे लगा कि बेचारे की जिंदगी कितनी सूनी है। उसी रात वो बेंजामिन को एक अंधेरे से बार में ले गया। उस रात बेंजामिन ने सही मायनों में बड़ों की दुनिया में कदम रखा। थोड़ी शराब पीने के बाद कैप्टन माइक ने अपना खुद का बनाया हुआ टैटू दिखाया। इस पल बेंजामिन को समझ आ गया कि जिंदगी का मतलब इंतजार करना नहीं, बल्कि उसे जीना और मजे करना है। घर लौटते समय एक
कार ने बेंजामिन को बड़े सलीके से रोका। कार में एक बहुत ही जेंटलमैन आदमी था जिसका नाम थॉमस बटन था। किस्मत ने बाप बेटे को अजनबियों की तरह एक दूसरे से मिला दिया। थॉमस के कहने पर बेंजामिन और वो एक बार में गए। बातों ही बातों में जब थॉमस ने अपनी पत्नी का जिक्र किया जिसकी बच्चे को जन्म देते हुए मौत हो गई थी, तो बेंजामिन को देखते हुए उसकी आंखों में एक अजीब सी फिक्र झलक रही थी। थोड़ी देर बाद थॉमस ने बेंजामिन को वापस ओल्ड एज होम छोड़ दिया। अगर मैं कभी कभार यहाँ आकर तुमसे मिलूं तो तुम्हें कोई ऐतराज तो नहीं? ठीक है, बाय बाय। एक दिन सुबह सुबह बेंजामिन ने एक बहुत ही रोमांटिक काम किया। उसने चुपके से अपनी नानी से मिलने आई डेजी को जगाया, फिर नशे में सो रहे कैप्टन को भी उठाया और उसे समुद्र में बोट ले जाने को कहा। सुबह की धुंध के बीच एक बड़ा सा समुद्री जहाज किसी चलते फिरते महल की तरह धीरे से गुजरा। डेजी उसे देखती ही रह गई। उसकी नीली आंखों में दूर का वो नजारा बस गया और उसी वक्त उस बच्ची के दिल में एक सपना जाग उठा। उसी समय ओल्ड एज होम में हमेशा सज धज कर रहने वाली और पियानो बजाने वाली मिसेज गास उस पतझड़ की दोपहर को अपने उसी सोफे पर बैठे बैठे शांति से दुनिया छोड़ गई। इतनी शान से जैसे वो किसी डेट पर जा रही हो। मैंने कभी नहीं सोचा था कि जिंदगी और मौत ऐसी होती है। हमारा नसीब ही यही है कि हम जिन्हें प्यार करते हैं उन्हें एक दिन खो देते हैं, वरना हमें कैसे पता चलता कि वो हमारे लिए कितने मायने रखते थे। अंतिम संस्कार के बाद बेंजामिन को लगा कि अब और इंतजार नहीं किया जा सकता, इसलिए उसने जाने का फैसला किया। उसने अपनी रोती हुई माँ क्वीनी को अलविदा कहा। डेजी ने भी उससे वादा किया कि वो चाहे कहीं भी रहे उसे लेटर जरूर लिखेगी। और इस तरह उल्टी उम्र जीने वाला वो लड़का टगबोट पर बैठकर वर्ल्ड वॉर से पहले की दुनिया की तरफ निकल पड़ा। अगले कुछ सालों में बेंजामिन टगबोट के साथ दुनिया भर में घुमा। वो एक बूढ़े बच्चे से एक जवान आदमी बन गया था, लेकिन उसने अपना वादा कभी नहीं तोड़ा और दुनिया के हर कोने से डेजी को पोस्ट कार्ड भेजता रहा। वही वो छोटी सी डेजी अब एक बेहद खूबसूरत बैले डांसर बन चुकी थी जो न्यूयॉर्क में अपने जलवे बिखेर रही थी। उन दोनों की जिंदगी के रास्ते अब अलग अलग दिशाओं में जा रहे थे। एक समंदर की लहरों पर आगे बढ़ रहा था तो दूसरा स्टेज की ऊंचाइयों को छू रहा था। एक बर्फीले रशियन पोर्ट से गुजरते हुए उसकी मुलाकात एलिजाबेथ नाम की एक शादीशुदा औरत से हुई जो इंग्लिश चैनल पार न कर पाने के अफसोस के साथ आधी रात को उससे अपने दिल की बात शेयर कर रही थी। लेकिन उनका ये गहरा प्यार भी एक टूटते तारे की तरह कुछ ही पलों का था। उसने बस एक पर्ची छोड़ी जिस पर लिखा था, तुमसे मिलकर बहुत अच्छा लगा। और बेंजामिन को भी इस छोटी सी लव स्टोरी से ये समझ आ गया कि कुछ लोग बस आपके मुश्किल वक्त में साथ चलने के लिए आते हैं ताकि आप अकेले सुबह की रोशनी तक पहुंच सके। जिस साल पैसिफिक वॉर शुरू हुई, सेना ने उनकी टगबोट को अपने कब्जे में ले लिया। एक रात जब वो एक डूबे हुए युद्धपोत को बचा रहे थे तो उनका सामना एक जापानी पनडुब्बी से हो गया। दुश्मन ने उन्हें देख लिया था और अब वहां से बचकर भागना नामुमकिन था। तभी कैप्टन माइक ने एक आखिरी फैसला लिया। उसने टगबोट की स्पीड फुल कर दी और सीधा उस पनडुब्बी की तरफ बढ़ने लगा। गोलियों की बारिश के बीच बोट के लोग एक एक करके गिरने लगे, यहाँ तक कि स्टीयरिंग संभाल रहे कैप्टन को भी गोलियां लग गई। लेकिन बोट फिर भी सीधी जाकर उस पनडुब्बी से टकरा गई। एक बहुत बड़ा धमाका हुआ। जब आग की लपटें थोड़ी शांत हुई तो किस्मत से बच गए बेंजामिन ने तुरंत केबिन की तरफ दौड़ लगाई। लेकिन तब तक कैप्टन अपनी आखिरी सांसें गिन रहा था। जब समंदर में सब शांत हो गया तो वहां सिर्फ बेंजामिन और तैरता हुआ मलबा ही बचा था। खुशकिस्मती से उसे रेस्क्यू कर लिया गया। उसने लाइफ रिंग को समंदर में फेंका ताकि मरने वालों को श्रद्धांजलि दे सके। तभी अचानक फड़फड़ाते पंखों वाली एक हमिंग बर्ड किसी चमत्कार की तरह उस दूर समंदर में नजर आई। शायद वो कैप्टन की अमर आत्मा थी और यही वो जिंदगी की कभी ना खत्म होने वाली उम्मीद थी जिसे बेंजामिन ने मौत के उस सन्नाटे में देखा था। जब युद्ध खत्म हुआ 26 साल का बेंजामिन आखिरकार एक नॉर्मल इंसान की तरह एक नौजवान बनकर ओल्ड एज होम लौटा। माँ क्वीनी के बाल सफेद हो चुके थे। बेंजामिन को देखकर वो एक पल के लिए उसे पहचान ही नहीं पाई। अब तक उसके पिता दुनिया छोड़ चुके थे और कई पुराने चेहरे भी गायब हो गए थे। बस रेजी अंकल अभी भी अपनी वही कहानी सुना रहे थे कि कैसे उन पर चौथी बार बिजली गिरी थी जब वो कार चला रहे थे। बेंजामिन को अचानक एहसास हुआ कि वक्त की उल्टी धारा में शायद सिर्फ वही बह रहा है, बाकी दुनिया तो अपने तय किए हुए सीधे रास्ते पर ही चल रही है। लेकिन जब नेक्स्ट पार्ट देखने के लिए वीडियो को लाइक करो।